दिल्ली में एक सीमा नाम की लड़की रहती है। सीमा बहुत ही खुश मिजाज लड़की है और वो दुनिया बदलना चाहती है। अब आपको ये बात मजाक सी लगी होगी, लेकिन मैं मजाक ही कर रही हूँ, क्योंकि वो लड़की इतनी चंचल थी। जब उसका पिता सब्जी बेचता है तो वो पढ़ाई से भी हटकर अपने पिता की मदद किया करती और हाथ बटाया करती। उसके मन में ना एक सोच आया करती कि मैं इन सब चीजों को बदल दूं और ऐसा हो जाए कि मेरे पिता को ये काम करने ना पड़े और मैं सारा काम कर लूं। दोस्तों, हर बेटी की ख्वाहिश होती है कि उसका पिता बहुत आराम से और अच्छे से रहे, तो यही ख्वाहिश सीमा की होती है। और सीमा के घर में इसकी माँ और इसका छोटा भाई और इसके पिता रहते हैं। ये सभी लोग दिल्ली में सब्जी बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। इसके माँ बाप जो हैं, और पीछे से ये लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले होते हैं। अब हम आप लोगों को कहानी को आगे बता रहे हैं, और इस कहानी में कुछ ऐसे किरदार हैं जो लोग लालची होते हैं ना, जिनका लालच शायद मरते दम तक भी खत्म नहीं होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है। सीमा का परिवार जो होता है दोस्तों, इनके पास एक कार्ड आता है, सीमा की बुआ का कार्ड, क्योंकि सीमा की बुआ की लड़की की शादी होती है और सीमा की बुआ आगरा की रहने वाली होती है। जब कार्ड घर में आता है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अब तो हम शादी में जाएंगे, और घर के जो बेटी बेटा हैं वो तो और भी ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि बुआ के वहां पर लड्डू खाएंगे। और दोस्तों, सीमा भी, उसकी उम्र भले ही 22-23 साल थी, लेकिन उसका मन अभी भी बच्चों जैसा था। अब यहाँ पर सभी परिवार वाले सज धज कर बुआ की शादी में पहुंच जाते हैं, और वहां पर सीमा भी पहुंच जाती है, जो अपने घर से ही चंचल मन की थी। तो वहां पर भी सीमा बहुत सारी शरारत करती है। अब सीमा पर एक लड़के की नजर पड़ती है, और लड़के का नाम विनोद होता है। विनोद सीमा को देखकर पहली नजर वाला प्यार करने लगता है, क्योंकि सीमा ही इतनी चंचल, और वहां पर विनोद अब सीमा का पीछा करने लगता है। जहां पर सीमा जाती, पीछे पीछे विनोद जाया करता, और उसकी आंखों में सीमा की एक तस्वीर बस जाती है। अब दोस्तों, शादी निबट जाती है, सीमा अपने घर आ जाती है, विनोद अपने घर चला जाता है, लेकिन विनोद के सर पर बस सीमा सवार थी, और अब वो बेचैन हो उठता है। पूरी रात सीमा के बारे में सोचता है, और वहां पर जो सीमा की बुआ थी, विनोद भी उस बुआ की ही रिश्तेदारी में से होता है। और दोस्तों, विनोद अपने माँ बाप को लेकर सीमा की बुआ के घर पहुंच जाता है। वहां पर विनोद के माँ बाप कहते हैं कि बहन जी, हमारी और आपकी ररी मिली रिश्तेदारी है, मिली जुली, तो हमें आपकी जो भतीजी है, जो शादी में आई थी, मेरे बेटे को वो बहुत ज्यादा पसंद है, और इसका कहना है कि मैं शादी करूंगा तो बस उसी से करूंगा। मेरा बेटा आपकी भतीजी से प्यार करने लगा है, और अब आपको इस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। सीमा की जो बुआ होती है दोस्तों, खुश हो जाती है, क्योंकि विनोद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करता है, तो उन लोगों के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है। सीमा की बुआ अब वो रिश्ता लेकर दोस्तों यहाँ पर सीमा के घर पहुंच जाती है, और सारी बातें सीमा के पिता को बताती है। जब पिता इन बातों को सुनता है तो वो भी कहीं ना कहीं दिल में सुकून मनाता है कि घर बैठे बिठाए ऐसा रिश्ता हाथ लगा है, जिससे हमारे परिवार, हमारी बेटी बहुत अच्छे से वहां पर रहेगी। और दोस्तों, यहाँ पर जो सीमा का पिता होता है, अपनी बहन से कहता है कि बहन, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें भी पता है मेरे घर की हालत। मैं दिल्ली में सब्जी बेचकर अपने परिवार को पाल रहा हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं उन लोगों को दहेज दे सकूं। हालांकि मेरे पास गांव में जमीन है, जायदाद है, बहुत कुछ है, सीमा के मामा भी बहुत अमीर हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे दहेज इतना सारा नहीं दे सकता जितना वो लड़का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यहाँ पर सीमा की बहुत सारी बातें लड़कों वालों को बताती है, लेकिन विनोद के दिमाग में तो सीमा चढ़ी हुई थी दोस्तों। वो कह देता है अपने माँ बाप से कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे तुरंत सीमा से मिलना है, बस मुझे रहा नहीं जा रहा। दोस्तों, घर वाले अपने बेटे की बेचैनी देखकर अब लड़की को देखने के लिए दिल्ली आ जाते हैं, और सभी को लड़की पसंद तो पहले ही थी, लेकिन अब सीमा और विनोद को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है बातचीत करने के लिए। अब यहाँ पर विनोद कहता है कि कैसी हो तुम, तो सीमा कहती है कि मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ, और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं मानो जाने कितने दिनों से मुझे जानते हो। तो वो कहता है कि जिस दिन से तुम्हें शादी में देखा है ना, उस दिन से मैं तुम्हें अपने सपने में पाता हूँ और तुमसे सपनों में बात किया करता हूँ। सीमा थोड़ी सी शर्मा जाती है, और इसके बाद सीमा भी अपना हालचाल सही बताती है। सीमा अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, और वो पढ़ाई पर अपनी पर पूरा फोकस करती है। इसके बाद सीमा कहती है विनोद से कि विनोद, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं कॉलेज से भी आगे कुछ डिग्री करना चाहती हूँ, और मैं पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी शादी के बाद। और दूसरी बात, मेरे पिता के पास इतना दहेज नहीं है जो तुम्हें बहुत सारा
दहेज दे, भाई तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विनोद सोच विचार में पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए। अब पूरा परिवार दोस्तों राजी किस वजह से हुआ था, क्योंकि सीमा पढ़ी लिखी थी। अब सभी विनोद के घर वालों का सोचना होता है कि चलो कोई बात नहीं, दहेज नहीं मिल रहा है, लेकिन बहू तो पढ़ी लिखी मिल रही है, और यहाँ पर इनका रिश्ता पक्का हो जाता है दोस्तों। अब सीमा के मामा को ये बात पता चलती है, तो सीमा का मामा 10 लाख रुपए लेकर सीमा के पिता के पास आता है और कहता है कि जीजा जी, आपने तो हमें खबर तक नहीं की, बेटी का सगाई कर रहे हो। तो यहाँ पर सीमा का जो पिता होता है वो कहता है कि अभी तो ऐसी सगाई की बात पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, लेकिन मैं अब आप लोगों को सभी को बुलाने वाला था जब बेटी की सगाई बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो यहाँ पर सीमा का मामा 10 लाख रुपए देता है और कहता है कि हम अपनी भांजी को एक गाड़ी जरूर गिफ्ट करेंगे शादी में, और जीजाजी ये पैसे आप अपने पास रखो, जिस दिन आप दहेज का सामान खरीदें उसी दिन बेटी के लिए एक गाड़ी निकलवा देना। और सीमा का मामा 10 लाख रुपए सीमा के पिता के पास रखकर चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बुआ बीच की थी, तो बुआ को सारी बातें पता होती हैं और बुआ इन सभी बातों को पहुंचा देती है विनोद के पास। अब विनोद के पास खबर जाती है कि सीमा के पिता गाड़ी देने वाले हैं, तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता और यहाँ पर बहुत सारी खुशियां घर में पैदा हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद, क्योंकि 6 महीने बाद विनोद और सीमा की शादी का जो वक्त निकला था, 6 महीने बाद मुहूर्त निकला, लेकिन 6 महीने भी तो बीच में थे। इसके बाद दोस्तों एक दिन सीमा का जो भाई होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक बाइक वाला से ठोक कर चला जाता है और एक्सीडेंट इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर सीमा का जो भाई होता है वो आईसीयू रूम में पहुंच जाता है। दोस्तों सीमा के पिता को कुछ भी नजर नहीं आता। जो 10 लाख रुपए बेटी की गाड़ी के लिए रखे थे वो पैसे वो अपने बेटे के इलाज में लगा देता है। इन पैसों से बेटा तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। सीमा का मामा कहता है कोई बात नहीं जीजाजी, पैसे खत्म हो गए, अब और पैसे तो मेरे पास में नहीं है। और यहाँ पर सीमा जो होती है अपने पति विनोद से भी कह देती है कि विनोद जी हमारे जो पैसे थे जो दहेज के लिए पापा ने रख रखे थे गाड़ी के लिए, वो पैसे भाई के इलाज में लग चुके हैं। और विनोद भी अपने साले को देखने के लिए आता है और दोस्तों सीमा सारी बातें विनोद को बता देती है। लेकिन यहाँ पर विनोद सुनने के बाद उसका मुंह छोटा सा हो जाता है, क्योंकि सीमा ने साफ कह दिया था कि अब हम आप लोगों को गाड़ी नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास इतना इंतजाम नहीं है। अब दोस्तों विनोद ये सारी बातें अपने परिवार में बैठकर करता है, तो वहां पर विनोद का भाई कहता है कि फलानी जगह से इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है, वो लोग गाड़ी देंगे, उधर से ये रिश्ता आ रहा है क्योंकि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तो यहाँ पर विनोद सारी बातें सुनकर अब सीमा के पिता के पास आता है और उससे कहता है कि बाबूजी मेरी तो सगाई हो चुकी, उधर से रिश्ता आया था और वहां पर वो कह रहे थे कि भाई हम तो तुम्हें इतना सामान देंगे, इतना दहेज देंगे, लेकिन हमने साफ मना कर दिया, हमारी तो शादी सीमा से होने वाली है। अब ये बात सुनकर सीमा का जो पिता होता है वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं जमाई बाबू के मन में गाड़ी की है। और यहाँ पर सीमा का पिता कह देता है कि जमाई बाबू आप चिंता मत करो, मैं किसी से पैसे लेकर इंतजाम करता हूँ तुम्हारी गाड़ी के लिए। और यहाँ पर सीमा का पिता गाड़ी के लिए हामी भर लेता है और दोस्तों समय आगे निकलता है। समय निकलने के बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सीमा और विनोद की शादी होने वाली थी। अब दोस्तों दुल्हन सज धज कर अपने कमरे में बैठ जाती है, उधर बारात की चढ़ित होती है और विनोद धूम धड़ाके से अपनी बारात लेकर सीमा के दरवाजे पर आ जाता है। अब यहाँ पर विनोद की रस्में होती हैं, उसे अंदर प्रवेश कराया जाता है, दोस्तों उसे बैठा दिया जाता है। विनोद के जो दोस्त होते हैं वो घूम कर देख रहे हैं कि विनोद को क्या शादी में मिला है, लेकिन जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि अरे विनोद तू तो कह रहा था तुम्हें गाड़ी मिलेगी, लेकिन तुम्हें तो शादी में बाइक मिल रही है, क्योंकि बाइक ही सजी धजी यहाँ पर खड़ी हुई है। दोस्तों अक्सर कई जगह जब शादियां होती हैं तो वहां पर जो दहेज का सामान होता है शादी वाले दिन उसे सजा धजा कर आंगन में रख देते हैं या एक तरफ रख देते हैं, तो पता चल जाता है समाज वालों को कि कितना दहेज मिला है। अब यहाँ पर बाइक को देखकर जो विनोद होता है वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपने ससुर जी को अपने पास बुलाता है। सीमा के पिता से कहता है कि बाबूजी आपने तो कहा था कि आप गाड़ी देंगे, लेकिन बाइक सज रही है। तो यहाँ पर जो सीमा का पिता होता है विनोद के आगे हाथ जोड़ने लगकर कहता है कि जमाई राजा मुझे माफ कर दो, क्योंकि जिससे मुझे पैसे लेने थे वहां पर इंतजाम नहीं हुआ, तो अब हमें तुम्हें बाइक ही देनी पड़ेगी और अब आपको ये बातें देखनी होंगी। दोस्तों विनोद इन बातों को देखकर गुस्सा हो जाता है, थोड़ा सा रूडली बिहेव अपने ससुर जी से करने लगता है सीमा के पिता से और कहता है कि तुम लोगों को ये बात पहले ही बतानी थी। और इस टॉपिक में जो विनोद के पिता हैं और भाई हैं
वो भी कूद पड़ते हैं और वहां पर विवाद होने लगता है। विवाद धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है दोस्तों, जो सीमा का भाई होता है वो अपनी बहन के पास जाकर कहता है कि दीदी जल्दी चलो, पिताजी से सारे मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। तो सीमा घबराती हुई बाहर की तरफ आती है और लहंगा उसने अपने हाथों से पकड़ रखा है और वहां पर देख रही है तो जो उसका पति बनने वाला है वो उसके पिता से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है। यहाँ पर सीमा आती है और विनोद से कहती है कि जी ये क्या तमाशा चल रहा है। तो विनोद कहता है कि तुम्हारे बाप ने कहा था कि गाड़ी देंगे, लेकिन गाड़ी तो यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो सीमा एकदम से कहती है कि बस तुम्हें गाड़ी ही चाहिए या मुझसे शादी करनी है। तो विनोद कहता है कि गाड़ी मिल जाती तो और भी अच्छा होता, हमारी भी समाज में नाक रह जाती। और दोस्तों यहाँ पर सीमा कहती है कि जी अपनी बारात लेकर वापस मेरे घर से लौट जाइए, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। विनोद कहता है कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, पहले तो गाड़ी के लिए कहा था और अब तुम मना कर रही हो। तो सीमा कह देती है कि तुम जैसे लालची से अगर आज मैंने शादी कर ली ना तो पूरी जिंदगी इस लालच के चलते मैं दुखी और परेशान रहूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और बिल्कुल नहीं करना चाहती। अपने पिता के आंसू पोंछती है और अपने पिता को संवारती है। दोस्तों यहाँ पर जो विनोद का पिता होता है, भाई होता है, अब वो उल्टा माफी मांगने लगते हैं सीमा से और कहते हैं कि बेटी हमारी भी समाज में इज्जत है, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी। लेकिन सीमा यहाँ पर कहती है कि नहीं, तुम भी तो उतने ही लालची हो, मैं शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी इज्जत मान मर्यादा हो या ना हो उन चीजों से मुझे कुछ भी नहीं लेना। और दोस्तों सीमा साफ मना कर देती है। सीमा का पिता भी कोशिश करता है, भाई भी कोशिश करता है, लेकिन सीमा बिल्कुल मना कर देती है और उन लोगों को सभी को अपने घर से बाहर भगा देती है। इसके बाद दोस्तों मातम सा छा जाता है। जहां अब तक एक डीजे बीजे बज रहे थे वहां अब मातम छाने लगता है। लेकिन सीमा के पड़ोस में ही एक और लड़की की शादी होती है सीमा के बाद में। अब जितना भी सीमा का दहेज का सामान होता है वो लड़की वाले खरीद लेते हैं और उसके बाद दोस्तों जो पैसे आते हैं सीमा उन पैसों को अपनी पढ़ाई में लगाती है और अपने पिता को समझाते हुए पढ़ाई आगे करने लगती है। अब दोस्तों सीमा पढ़ते पढ़ते एक कंपनी में जीएम बन जाती है और वहां पर उसका बहुत अच्छे से काम चलने लगता है। वो बहुत खुश होती है और कहती है कि पिताजी मैंने कहा था ना कि मैं आपकी सभी मुश्किलों को हल कर दूंगी। और यहाँ पर दोनों बाप बेटी गले लगते हैं और सीमा को सीमा का पिता आशीर्वाद देता है। अब सीमा जहाँ पर जीएम बनी हुई है दोस्तों उस कंपनी में जगह खाली निकली है, उसके लिए इश्तिहार अखबार में छपवा दिया जाता है और सभी लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। जब अखबार में खबर छपती है नौकरी के लिए तो दोस्तों वो खबर विनोद भी पढ़ता है। विनोद भी उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आता है। अब विनोद लाइन में बैठा हुआ है और जैसे ही विनोद का नंबर आता है तो विनोद को बुलाया जाता है। तो वहां पर विनोद देखता है कि जो सामने वाली लड़की है वो कोई और नहीं, उसी की वो पत्नी है जो पत्नी बनी नहीं है, जिसे वो फेरों पर छोड़कर अपने घर चला गया था। और वहां पर वो जाते ही इंटरव्यू तो देता नहीं है, कहता है कि सीमा तुम यहाँ पर कैसे। तो यहाँ पर सीमा कहती है कि अभी बातें नहीं, केवल आप अपना इंटरव्यू दीजिए और आप कौन हो आपको सही से इंटरव्यू देना होगा। दोस्तों यहाँ पर विनोद इंटरव्यू दे देता है। यहाँ पर विनोद कहता है कि सीमा तुम तो कंपनी में जीएम बन चुकी हो और यार तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। तो सीमा कहती है पहले तो अपनी हद में रहकर बात करो और हाँ मैंने अपनी काबिलियत के बेस पर किया है जो कुछ भी किया है और तुम्हें कल पता चल जाएगा कि तुम इस कंपनी में नौकरी करोगे या नहीं करोगे। अब दोस्तों जो विनोद कंपनी से निकला है वो काफी उलझुल बातों में उलझा हुआ है कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ता तो मेरी आज जिंदगी बहुत अच्छी होती, ये तो कंपनी में नौकरी करती है और अच्छी खासी इसकी सैलरी होगी। दोस्तों उसके बाद विनोद अपने घर वालों को सारी बातें बताता है तो घर वाले भी कहते हैं कि अरे अब उस लड़की को तुम्हें पटाना होगा। कब पटाना होगा, जबकि विनोद की शादी हुई पड़ी है और उसकी पत्नी रूठकर मायके में पड़ी हुई है। पूरे घर वाले प्लान बनाते हैं कि उस महिला को तो हम तलाक दे देंगे और जो सीमा है कंपनी में उसे तू पटा ले और उससे तू शादी कर लेना। दोस्तों थे ना लालची लोग। दूसरे दिन विनोद को पता चलता है कि कंपनी में उसकी नौकरी पक्की हो चुकी है। दोस्तों विनोद नौकरी पर जाता है और उसके वही सवाल दिमाग में घूमते हैं और वो सीमा से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्या किया। तो सीमा कहती है कि मैंने पढ़ाई करी है। अब विनोद कहता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। तो सीमा कहती है कि नहीं मैंने अभी शादी नहीं की। तो सीमा भी पूछ लेती है तुम्हारी शादी हो गई। तो विनोद कह देता है कि शादी तो हो गई है लेकिन बीते 1.5
1.5-2 साल से मेरी पत्नी अपने मायके में रह रही है और मैं उसके साथ नहीं रहता। दोस्तों, सीमा कहती है कि हाँ, मुझे पता है वो मायके में क्यों रह रही होगी, क्योंकि उसे भी तुम लोग परेशान कर रहे होगे शादी के लिए, तभी तो वो अपने मायके में बेचारी पड़ी हुई है। और यहाँ पर बातें समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, पूरे दिन जो विनोद होता है सीमा को परेशान करता है, रिझाने की कोशिश करता है। तो सीमा विनोद को अपने कैबिन में बुलाती है, क्योंकि कई दिन हो चुके थे विनोद को सीमा को परेशान करते हुए, और सीमा अब एक फैसला लेती है कंपनी की तरफ से और विनोद को उस नौकरी से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर उस दिन विनोद सीमा को प्रपोज भी करता है, कहता है कि सीमा, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? तो यहाँ पर सीमा कहती है, क्या पुलिस स्टेशन जाकर ही मानोगे या यहाँ पर ही अभी पुलिस बुलाऊं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे? तुम किसके सगे हो? शायद उसके साथ तो तुम रिश्ता अच्छे से निभा सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और दोस्तों, यहाँ पर विनोद अपने पूरे परिवार को लेकर सीमा के पिता के घर भी पहुंचता है, लेकिन वहां से भी वही जवाब मिलता है। उसे बड़ी बुरी तरह से फटकार कर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सीमा उसे कंपनी से निकाल देती है और यहाँ पर उसकी बहुत सारी बेइज्जती की जाती है। तो दोस्तों, ये लोग कितने लालच भरे थे। इन लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि विनोद की पत्नी थी, वो फिर भी पैसों के लालच के चलते सीमा को दोबारा प्रपोज कर रहा था। क्या सीमा इतनी पागल थी जो उसके बहकावे में आ जाती? क्या विनोद इतना अपने आप को स्मार्ट समझता था कि वो जो भी कुछ करे सब उस सही है, सब उसके लिए अच्छा है? तो ये कहानी ऐसी थी, यहाँ पर कुछ लोगों के लालच को दर्शाया गया था। तो कभी भी हमें ऐसा लालची नहीं बनना चाहिए जिससे हम किसी की जिंदगी को खराब करने की कोशिश करें। दोस्तों, सीमा एक अच्छी लड़की थी, वो सरवाइव कर चुकी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो सरवाइव नहीं कर पाती और उनकी जिंदगी आधी से ज्यादा खराब हो जाती है। तो कभी भी लालच न दिखाएं, अपने परिवार को बसाएं, अच्छे से रखें।